नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में 2 महीने के बाद या शायद अगले महीने सितंबर में आचार संहिता लागू होगी, चुनाव की घोषणा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित होकर इंडिया गठबंधन यानी महाराष्ट्र में जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, वो पूरे जोश-शोर के साथ काम पे लग गई है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन का बड़ा पक्ष भाजपा ने अपने लोकसभा में जो दर्दनाक पराभव हुआ, सिंगल डिजिट पे आई 48 सीटों में से भाजपा, उसको लेकर भाजपा ने तो अपनी रणनीति तय कर ली, लेकिन एनडीए गठबंधन में अजित पवार को लेके बहुत सारे सवाल हैं और सवाल एकनाथ शिंदे को लेके भी है। कोऑर्डिनेशन ठीक बिठाने का प्रयास लगातार हो रहा है, लेकिन इसी के बीच जो गर्मियां बढ़ी है, खासकर वक्तव्यों की, जो एक दूसरे पे हमले और प्रति हमले हो रहे हैं, वो शायद महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नया है, क्योंकि इतना बिलो द बेल्ट पहले कभी हुआ नहीं था। महाराष्ट्र की राजनीति की खासियत थी कि यहाँ मतभेद हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, लेकिन मनभेद नहीं थे। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई, और इसमें सबसे बड़े टारगेट यदि कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह को लेके लगातार बीजेपी की अंदरूनी खींचतान है, क्योंकि अमित शाह ने सीधा अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ संबंध रख के देवेंद्र फडणवीस को कहीं साइडलाइन किया है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक फ्रंट अनिल देशमुख ने खोला, जो गृह मंत्री थे और वहां पे 13 महीने जेल में चले गए थे, क्योंकि उन पे आरोप थे कि 100 करोड़ की वसूली वो करवा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो जेल क्यों गए, ईडी की रेड कैसी हुई, उनके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने कैसे किसी को भेज के एफिडेविट दिया था, जिसमें शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इनके नाम लेने के लिए कहा था, ताकि उनके साथ रियायत बरती जाए, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया। वो एक अलग फ्रंट खुला है। जरांगे पाटिल, जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रही है, और उसका खामियाजा भाजपा को पूरे मराठवाड़ा में मिला, जिसमें से एक सीट नहीं मिली उनको। जरांगे पाटिल भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नहीं, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे, एक समय था कि जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, तब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के संबंध बहुत बढ़िया थे, लेकिन कहीं ना कहीं समय के चलते ये संबंधों में इतनी दूरियां आई कि अब एक दूसरे के खून के मानो प्यासे हो गए। अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा के चुनाव के विजय से आप गफलत में मत रहिएगा, क्योंकि अब विधानसभा में भी वही हमें करना है जो लोकसभा में किया, क्योंकि यह लड़ाई निर्णायक और अंतिम है। इस लड़ाई में, विधानसभा के चुनाव में, या तो मैं रहूंगा या देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। इसको देवेंद्र फडणवीस ने आह्वान लिया, चैलेंज दिया, और जब फिर देवेंद्र फडणवीस ने जब इसका पलटवार किया कि हताशा में ये बोल रहे हैं और हम दिखा देंगे कि विधानसभा में क्या होगा, और ये चैलेंज जो आपने दिया वो आप अपनी औकात में रहिएगा, आप मुझे मत छेड़िएगा। इसके बाद फिर पूना में उद्धव ठाकरे ने दूसरा हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चैलेंज अपने बराबरी वालों को दिया जाता है, खटमलों को नहीं। खटमल खून चूसते हैं, इनको मारा ही जाता है। देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहने के बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे इतने नैराश्य में चले गए हैं सरकार जाने के बाद कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और वो जो चाहे मन में आया वो बोल रहे हैं।
और इस पागलपन के दौर में उनके वक्तव्यों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वो औरंगजेब फैन क्लब के अध्यक्ष हैं। इसका पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अहमद शाह अब्दाली, जो मराठा साम्राज्य का दक्षिण में एक बड़ा शत्रु था, हम तो आपको सीधा अहमद शाह अब्दाली के वंशज कहेंगे। उसके पहले जब उद्धव ठाकरे को लेकर ये बोला गया कि एक नकली बेटा है बाल ठाकरे का, हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस के साथ गया, तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अमित शाह और अब्दाली भी शाह, तो हम तो आपको अब्दाली के ही वंशज समझेंगे। तो आप मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोलते हैं, तो मैं आपको अब्दाली का वारिस मानता हूं। बात इसके आगे की गई, बात इतिहास तक गई, बात मॉडर्न हिस्ट्री तक भी आ गई, और कहा उन्होंने कि हमको हिंदुत्व मत सिखाइए। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए आप थकते नहीं, जिनकी पूजा करते, उन्होंने भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी बंगाल में। तब आपका हिंदुत्व कहाँ गया था? और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपको संघ का हिंदुत्व भी मान्य है या न मान्य है, ये बोल दीजिए। क्योंकि संघ ने जिस पार्टी को जन्म दिया, उसी भाजपा ने संघ की जरूरत नहीं ये कह दिया। जब आप संघ को भी मानने को तैयार नहीं हो, तो आप किसके हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? हिंदुत्व हमको मत सिखाओ। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतिहास बहुत जल्दी हमारे नेता भूल जाते हैं, और उनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है कि उनको लगता है कि जनता को कुछ पता नहीं। जिस बाला साहेब ठाकरे को बार बार हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे को 2.5 साल बाद समझ में आ गया, एकनाथ शिंदे का आईक्यू लेवल इतना नीचे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, कि वो 2.5 साल सत्ता का सुख उन्होंने भोगा। वो बड़े मंत्रालय के मंत्री रहे, खूब बड़ा खाता बोलते हैं मराठी में डिपार्टमेंट को, खूब खाते रहे। और उसके बाद जब 2.5 साल बाद उनको समझ में आ गया, अरे बाप रे, हम तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार में है, हमारे बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया, अब हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। जिस आदमी को यह समझने के लिए 2.5 साल लगे, उस आदमी को बाकी चीज समझने में कितना साल लगेगा? लेकिन जब उन्होंने हिंदुत्व के नाम से, और बीजेपी ने भी ये सरकार को तोड़ते हुए ये कहा कि हिंदुत्व की, बाला साहेब ठाकरे के जीवंत हिंदुत्व की हम रक्षा करते हुए हम एक हो गए हैं, तब इस बात को वो भी भूल गए थे कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक चुनाव में बाला साहेब ठाकरे ने भी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ये राजनीति में गठजोड़ चलते रहता है। भाजपा ने भी ऐसे कई गठजोड़ किए। कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने यह बता दिया कि जिन्हें वो आतंकी समर्थन वाली पार्टी कह सकते थे, जिनके हार्डकोर मुस्लिम, उग्रवादी मुस्लिम पार्टी कहते थे, उसके साथ भी वो सरकार बना सकते हैं यदि सत्ता का सुख चाहिए। उसके बाद ये हिंदुत्व वाला मामला डिफ्यूज हो गया एकनाथ शिंदे की सरकार के साथ भी, जब अजित पवार नाम, पार्टी का सिंबल और एमएलए लेके फिर इस सरकार में शामिल हुए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस यदि ओरिजिनल कांग्रेस मानी जाती है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अजित पवार की ही ओरिजिनल है, ये बात अलग है कि लोकसभा में चुनाव में मतदाताओं ने बता दिया कि इस पूरे प्रदेश के मतदाता शरद पवार के साथ है और पार्टी भी शरद पवार के पास ही है। अजित पवार अपने पत्नी तक को जिता के नहीं ले पाए, और अपने ही बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी अपना विधानसभा क्षेत्र बारामती है, वहां से जहां से वो विधायक है, वहां पे भी उनकी पत्नी 48,000 मतों से पीछे रह गई। तो उस मायने में देखा जाए तो अजित पवार भी हारे हुए उम्मीदवार साबित हो गए। तो वो अजित पवार यदि महाविकास आघाड़ी की सरकार में थे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ थे, तब हिंदुत्व कमजोर हो गया था। आज वो इनके साथ है तो वो हिंदुत्व कैसा प्रखर, भ्रष्टाचार की लड़ाई कैसी प्रखर, ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र में उठ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक बहुत दयनीय स्थिति में दिखाई देते हैं।
चारों तरफ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, पार्टी के अंदर से हमले हो रहे हैं, पार्टी के बाहर मराठा आरक्षण जरांगे पाटिल हमला कर रहा है, तो दूसरी ओर अ, उद्धव ठाकरे हमला कर रहे हैं, अनिल देशमुख एनसीपी के वो हमला कर रहे हैं, और इसी के बीच में वो अकेले लड़ रहे हैं, माना जैसा चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। लेकिन क्या वो इसमें से निकल पाएंगे? वर्तमान में उनका कोई साथ खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता, और ये देवेंद्र फडणवीस ने खुद की स्थिति अपने आप कर ली है। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री थे, प्रदेशाध्यक्ष बने, युवा मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास भी किया, लेकिन दिल्ली में उनके कनेक्शंस में गड़बड़ हो गई। जब वो प्रधानमंत्री के गोद में बैठ के बीजेपी में राज करने लगे, तब उन्होंने अमित शाह से लेकर तमाम लोगों को तुच्छ समझा, कई लोगों से दुश्मनी ले ली, कई पार्टी के अंदर के स्थापित बड़े नेता इनका खच्चीकरण कर दिया, एकनाथ खड़से को पार्टी तक छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये तमाम बातें लगातार उनके खिलाफ जाती हैं। फिर जब आदमी सत्ता में होता है तो एक वलय हो जाता है, और उसमें तमाम व्हीलर डीलर्स, जिसको हम सत्ता के दलाल कहते हैं, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इसका एक ग्रुप तुम्हारे आगे पीछे चलने लगता है, और वही उनको पावर कर गए, और उनके चलते वो अब बहुत दयनीय स्थिति में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर ना पार्टी में ना पार्टी के बाहर एक देवेंद्र फडणवीस को कोई समर्थन दिखाई देता है। लेकिन एक बात भी तय है कि भाजपा के पास उनके सिवा कोई और चेहरा भी नहीं। जो बड़े नेता है महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी, उन्हें सिस्टमैटिकली महाराष्ट्र के राजनीति से बाहर रखा जाता है। उन्हें उनके जो समर्थक है उनको भी दुय्यम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान उनका उपयोग भी नहीं लिया जाता, क्योंकि दिल्ली उनसे हमेशा नाराज रहती है, क्योंकि उनको अपना प्रतिद्वंदी समझती है। एकनाथ खड़से जैसे पुराने, गोपीनाथ मुंडे चले गए, प्रमोद महाजन चले गए, एकनाथ खड़से जैसे लोगों का खच्चीकरण कर दिया। ऐसे कई नेता है जिनको बिल्कुल हाशिए पे कर दिया। तो महाराष्ट्र नेतृत्व विहीन है। महाराष्ट्र में भाजपा का एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं कि जो पूरे महाराष्ट्र को जानता हो, जिले जिले में जिसका संपर्क हो। हर नेता अपने जिले तक का है। जिस विनोद तावड़े को केंद्र सर पे हाथ रख के जनरल सेक्रेटरी बना के लाया, और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विनोद तावड़े की प्रॉब्लम ये है कि वो जमीन के नेता नहीं। विनोद तावड़े की लॉटरी इसीलिए लग गई कि वो देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी आपाधापी में भाजपा दयनीय स्थिति में है। कुछ लोग हैं जो स्वयंसेवक संघ से आए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, वो लगातार संगठन को लेकर चिंतित भी होते हैं। उन्होंने जब जब संगठन संभाला तब तब रिजल्ट्स भी दिए हैं। चंद्रकांत दादा पाटिल जैसे लोग हैं, उन्हें भी देवेंद्र फडणवीस ने हाशिए पे रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि चंद्रकांत पाटिल कहीं उनकी जगह न ले ले। कुल मिलाकर पार्टी में, संगठन में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जिसके भरोसे चुनाव लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र में यदि विधानसभा में चुनाव है तो बीजेपी के पास वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही है। नरेंद्र मोदी का ब्रांड लोकसभा में ही खत्म हो गया, जहां 17 जगह पे उन्होंने सभा ली, उसमें से 14 सीटें हारी है, और जो 3 जीती वो स्वयंभू जीती है। एक एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से जीते, वो तो जीतना ही था। पुणे एक बीजेपी की सीट थी, वो भी मोहर वहां से निकल आए। और सातारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज भोसले वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार सिर्फ इसलिए जीत पाए क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की जो पार्टी है उसका सिंबल और एक इंडिपेंडेंट का सिंबल सिमिलर हुआ, तुतारी और पिपाणी। इसके चलते जिस इंडिपेंडेंट को कोई नहीं जानता था वो 38,000 वोट लेके गया, जो कहा जाता है कि राष्ट्रवादी को जाने थे, और महाराज मात्र 32,000 से वहां चुनाव जीते। कुल मिला के 0/0 ये प्रधानमंत्री का स्कोर रहा महाराष्ट्र में। ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी जी का ब्रांड नहीं चलेगा। अमित शाह जब भी आते हैं कहीं ना कहीं फिर बीजेपी के जो सिंपथाइजर है वो भी बीजेपी से दूर हो जाते हैं। पिछले विधानसभा का एक चुनाव का किस्सा, एक वर्तमान कैबिनेट में एक मंत्री है, उनने मुझे बताया कि हमारे क्षेत्र में अमित शाह जी की बैठक थी, मतलब रैली थी, और उसके पहले 1 घंटा अमित शाह जी के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से बैठा हुआ था। उन्हें पूरे जिले की और बाकी हिस्ट्री से लेकर तमाम चीज़ें मुहैया करवा रहा था, और मैंने हाथ जोड़ के विनंती की
कि साहब यहाँ मुस्लिम मतदाता भी बहुत है और वो मेरे वोटर है, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है। और मैंने भले ही मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ का वोटर मुझे व्यक्तिगत रूप से मानता है। तो कृपा करके यहाँ हिंदू मुसलमान यदि आप ना करें, तो हमें यहाँ से अच्छी लीड मिल सकती है। तो अमित शाह जी ने उनको कहा, मैं तो अपने भाषण में बदलाव नहीं करूँगा, मैं वही बोलूँगा जहाँ सब बोलते हैं। फिर उन्होंने आके वहाँ हिंदू मुसलमान किया, जिसका खामियाज़ा वहाँ भुगतना पड़ा कि वहाँ जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से वो मंत्री अभी वर्तमान में हैं, वहाँ मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और ये बोल के दिया कि जब आप आके हमको गाली लोगों से दिलवाते हैं, तो हम आपके साथ क्यों खड़े हो? व्यक्तिगत रूप से हम आपके मित्र हैं, लेकिन इस उम्मीदवार को हम मदद नहीं करेंगे। ये जब बातें हैं, तो कुल मिलाकर कई बार लगता है कि ये बड़े नेता जाते हैं, जितवाने के लिए जाते हैं या निपटवाने के लिए जाते हैं। तो अमित शाह का जो गेम है, वो भी मैंने आपको बताया। क्या हश्र हो गया नरेंद्र मोदी जी का, ये भी आपने बताया। नितिन गडकरी को उतारने को वो तैयार नहीं। देवेंद्र फडणवीस थक गए हैं, वो गाड़ी खींचने के लिए शक्तिहीन है। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस मिलकर पूरी ताकत से यदि चुनाव में उतरते हैं, तो वहां भाजपा यदि आज चुनाव हुए तो 288 में से 50 पे सिमट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कहते हैं उनका इंटरनल सर्वे भी 55 से 60 सीटें दे रहा है और पूरा एनडीए कुनबा 75 तक सिमट हो जाए तो भी कुछ आश्चर्य नहीं होगा। कुछ सीटें, जो 2 सीटें मराठवाड़ा में मिली एक नाथ शिंदे को, या 1-2 जगह जो सीटें मिली, वो भी गफलत में मिली। ये विधानसभा में ट्रांसलेट होगा, इनकी गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, एनडीए कुनबे के पास चुनाव में पैसे की कमी नहीं। ना अजित पवार के पास, ना एकनाथ शिंदे के पास, ना बीजेपी के पास। इस पैसे के प्रभाव से इंडिया गठबंधन, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कैसे लड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। पैसे की कमी तो शरद पवार के पास भी नहीं और वो खर्चा भी करते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ प्रॉब्लम है, ठाकरे परिवार के यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। और कांग्रेस अकाउंट सीज पड़े हुए हैं। और कांग्रेस के जो 2 नेता है, जो पार्टी के अध्यक्ष है नाना पटोले, और जो विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वडेट्टीवार, ये दोनों के ऊपर पार्टी शक की नजर से देखती है कार्यकर्ता, क्योंकि एक बीजेपी से आया और एक शिवसेना से आया। कहीं ना कहीं बार बार आम कार्यकर्ता के बीच में ये चर्चा होती है कि ये दोनों तो हमेशा बीजेपी को मदद करने के लिए काम करते हैं। इस बार जो कांग्रेस को मिला वो जनता ने दिया, क्योंकि पूरे सेंटिमेंट महाराष्ट्र में खासकर दोनों गुजरातियों के खिलाफ थे और एनडीए के खिलाफ थे, जिसका फायदा सभी को हुआ। लेकिन लड़ाई लड़ी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने। कुल मिला के महाराष्ट्र की स्थिति आज सबसे हॉट और बॉइलिंग सेंटर हो गया है इस देश का। उत्तर प्रदेश में योगी का इस्तीफा और उसको लेके घमासान तो हो रहा है, लेकिन वो घमासान किसी विधानसभा में सत्ता जाए या आए, इसको इंडिकेट नहीं करता। 10 उपचुनाव हैं, उसमें कुछ होगा, लेकिन महाराष्ट्र में तो विधानसभा का चुनाव है। यदि ये विधानसभा महाराष्ट्र की बीजेपी हार जाती है, हरियाणा में हार जाती है, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हार जाती है, तो फिर केंद्र सरकार की आयु 5 साल की होगी या अल्पायु होगी, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अभी तो मामला बहुत गर्म है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।